नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के मानो आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया था। आज हम लोग लौकिक साहित्य यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य पर चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से लौकिक साहित्य हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं, जिनसे हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को बखूबी समझ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष या लौकिक साहित्य। धर्मनिरपेक्ष या लौकिक साहित्य से आशय यह है कि ऐसे साहित्य जो किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने यह देखा था कि जो ब्राह्मण साहित्य थे, उन ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, अर्थात ये सब ब्राह्मण साहित्य हैं। और जब ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करते हैं तो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को रखा जाता है। और ये सभी के सभी धार्मिक साहित्य हैं। किसी न किसी धर्म विशेष से ये साहित्य संबंधित हैं, उनसे संबंधित कंटेंट इनमें है। लेकिन जो आज की हमारी परिचर्चा का विषय होगा वह यह है कि ऐसे साहित्य जो किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, उन्हें हम लौकिक साहित्य या धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहेंगे। और धर्म निरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत, और ये साहित्य ऐतिहासिक और कुछ अर्ध ऐतिहासिक दोनों हो सकते हैं। जैसा थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, जो पतंजलि का महाभाष्य है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, ये सभी के सभी साहित्य या कालिदास की समस्त रचनाएं, ये सभी के सभी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम, ये सभी के सभी जो साहित्य हैं, इन्हें धर्मनिरपेक्ष साहित्य या पंथ निरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, या आप इनको लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं। तो उन्हें एक एक करके देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में ये जो साहित्यिक स्रोत हैं ये कितने कारगर हैं, और कोई भी टेक्स्ट या कोई भी ये साहित्य किस काल के इतिहास के विषय में बताती है। तो इस साहित्य स्रोत के अंतर्गत, और उसमें भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत, जैसे एक तो अर्थशास्त्र ही है। अर्थशास्त्र एक राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य। तो जैसा ये थोड़ा सा आइडिया तो है ही है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। अब इस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, और राजतरंगिणी ये कल्हड़ की है। और देखते हैं कि राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, और महाभाष्य ये पतंजलि का है। ये इसमें जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और इस अर्थशास्त्र में
मौर्य काल के विषय में मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है विशेषकर, यानी हालांकि इसमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक इन स्थितियों का भी उल्लेख है, और बिना अर्थव्यवस्था के आप राजनीतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था को मुकम्मल नहीं समझ सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो इसका मूल विषय है वो प्रशासन ही है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका मूल विषय है अर्थशास्त्र का। और इस प्रशासन के अंतर्गत कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रशासन कैसे होना चाहिए किसी राजा का, इसके विषय में बताया है। और एक बहुत ही खास बात यह है कि कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र को, कह सकते हैं आपकी, इसमें कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं किया है, जबकि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का पुरोहित और प्रधानमंत्री था। लेकिन इसने एक राजा के लिए का क्या गुण होना चाहिए, एक राजा में क्या विशेषता होनी चाहिए, और राजा को प्रजा के हित की ही हमेशा सोचनी चाहिए, इसका मतलब कि इस अर्थशास्त्र में जो प्रशासन की बात किया है कौटिल्य ने, तो उसका जो मूल आधार है वो लोक कल्याणकारी अवधारणा है। एक तो ये कि प्रशासन लोक कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित होना चाहिए, और लोक कल्याणकारी अवधारणा का मतलब यह है कि समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात एक समावेशी योजना के अंतर्गत इस तरह का फॉर्मेट या प्रारूप तैयार किया जाए और जनता के हित को, सामान्य जनता के हित को उसमें विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। दूसरी बात यह है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। अर्थात इसमें राजा, दुर्ग, मित्र, इस तरह की 7 बातों को बताया गया है कि जो किसी अच्छे प्रशासन के लिए ये विभिन्न फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख कौटिल्य ने अपनी इस पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। इसमें लगभग 6000 के करीब श्लोक हैं और 15 इसके अधिकरण हैं, 15 आप कह सकते हैं कि इसके मोटे तौर पे चैप्टर हैं। और इस अर्थशास्त्र में बेहतर प्रशासन के लिए, राजा की सहायता के लिए 18 शीर्ष अधिकारियों का भी उल्लेख है, और उन 18 शीर्ष अधिकारियों को कलेक्टिवली तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। महामात्र शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र में कई स्थानों पर किया है, और महामात्र या तीर्थ का आशय यहां पर यह है कि एक परिषद या एक ऐसी टीम जिसमें राजा की सहायता के लिए 18 शीर्षस्थ अधिकारी होते थे या 18 मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री होते थे जो राजा के नीचे होते थे और वो राजा की सहायता करते थे। उनमें पुरोहित और प्रधानमंत्री भी होता था, जो इन 18 शीर्ष अधिकारियों में सर्वोच्च पद पर होता था। एक प्रशासता होता था, उस प्रशासता का काम यह था कि वो राजा के आदेशों को, राजकीय आदेशों को वो उत्कीर्ण कराने का काम, लिखाने का काम। जैसे जब मौर्य शासक अशोक ने अपनी राजाज्ञा को, अर्थात राजकीय आदेश को अपने स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख पर लिखाया, तो वो प्रशासता ही राजकीय आदेशों को लिखवाने का काम करता था। तो प्रशासता इन तीर्थ या 18 तीर्थ या महामात्रों में से एक होता था, जैसा पुरोहित होता था। ऐसे ही एक समाहर्ता होता था, उसका काम था राजस्व संग्रह करना। सो आप कह सकते हैं वो रेवेन्यू कलेक्टर की तरह काम करता था। एक सन्निधाता होता था, उस सन्निधाता का काम था
कि वो ट्रेजरी ऑफिसर होता था, अर्थात राजकीय कोषाध्यक्ष का, आप राजकीय कोषाध्यक्ष कहते हैं, कह सकते हैं, राजकीय कोष का प्रमुख। तो इस तरह से व्यवहारिक है, प्रदेष्टा है, ऐसे तमाम का मतलब 18 ये अधिकारी होते थे जो राजा की सहायता करते थे। इन सबको इसका मतलब कि इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इन अधिकारियों का उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। दूसरी बात, कुछ और 26 अध्यक्षों का भी उल्लेख है, जैसे विविताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष। इस तरह से अध्यक्षों का उल्लेख, विविताध्यक्ष चरागाह अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष जहां पे सिक्के ढलते थे। तो इस तरह के पौतवाध्यक्ष नापतौल अधिकारी होता था। तो इन सब अध्यक्षों और प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख इस अर्थशास्त्र में मिलता है, जिससे उस समय की मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा ब्यौरा ये अर्थशास्त्र देती है। दूसरी बात, जैसे हम ये देखें कि जो कल्हड़ की राजतरंगड़ी है, कल्हड़ की राजतरंगड़ी कश्मीर का पुख्ता इतिहास बयां करने वाली एक पुस्तक है ये। और इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो 8 तरंग हैं। और तरंग हम जब कह रहे हैं तो इसका मतलब 8 तरंग का मतलब यह है कि इसके 8 चैप्टर हैं और लगभग 8000 इसमें श्लोक हैं कल्हड़ की राजतरंगड़ी में। और ये इसमें जो पहले से तीसरे तक की तरंगे हैं, अर्थात पहले से तीसरे तक का चैप्टर, ये थोड़ा सा अधिक प्राचीन है, पुराने हैं। और ये लेकिन जो चौथा, पांचवा, छठा है वो कश्मीर का जो कारकोट वंश है वहां से लेकर के और उत्पल वंश तक के विषय में बताता है। और फिर 7वां और 8वां जो तरंग है वो लोहार वंश के विषय में बताता है। कुल मिलाकर कश्मीर के कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, उसकी जानकारी तो ये कल्हड़ की राजतरंगड़ी देती ही है। उस कारकोट वंश के पहले कश्मीर में जो राजवंशों ने और शासन किया, यहां तक कि कल्हड़ की राजतरंगड़ी कनिष्क के विषय में भी जानकारी देती है, ये कनिष्क के विषय में भी बताती है। और जैसा आपको आइडिया है कि कनिष्क ये 1st सेंचुरी एडी में 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो ये वहां, लेकिन ये जो कश्मीर के राजवंश हैं कारकोट वंश से, उसके पहले का जो इतिहास बताती है वो बहुत एथेंटिक नहीं है, बहुत प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक इतिहास ये कारकोट वंश से ही शुरू होता है कश्मीर के। और ये फिलहाल जो कल्हड़ थे सॉरी, ये कल्हड़ एक कश्मीर के शासक थे हर्ष, जो लोहार वंश के थे। ये लोहार वंश के थे, कश्मीर का शासक लोहार वंश का था हर्ष। ये हर्ष के दरबारी कवि थे कल्हड़। और वहां से इन्होंने वहां से उसके पहले से लिखना इतिहास शुरू किया, लेकिन उनके दरबारी कवि थे। और फिर उसी लोहार वंश में आगे चलकर एक जयसिंह हुआ और उस जयसिंह के शासनकाल में लगभग 1151 ईस्वी में यह पुस्तक पूर्ण हुई और जयसिंह को इन्होंने समर्पित किया। लेकिन इसमें जो उत्पल वंश की रानी दिद्दा हैं और जो कारकोट वंश के टाइम में जो उसका संस्थापक है, कारकोट वंश के टाइम में ही जो वैनसांग है वो कश्मीर गया, इन सब बातों का उल्लेख है।
और जैसा थोड़ा सा आइडिया होगा आपको कि चीनी यात्री वैनसांग कश्मीर भी गया था और वो सिंध भी गया था। चीनी यात्री वैनसांग कश्मीर की भी यात्रा किया था कारकोट वंश के टाइम में, और वो सिंध भी गया था। और सिंध में जब जब वहाँ पे एक राय वंश था सिंध में, और उसका रायवंश का शासक साहसी था, जो एक शूद्र शासक था और बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, वहाँ भी वैनसांग गया था। और उसी के बाद वहाँ पे सिंध में रायवंश के बाद ही फिर वो ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई और जिसका शासक दाहिर था। और फिर मिडवल हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि वो मोहम्मद बिन कासिम उसी के टाइम में अटैक करता है। खैर, तो राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताने वाली पुस्तक है जो आदिकाल से लेकर और 1151 ईस्वी समय तक का इतिहास बताती है। हालांकि इसका शुरू का जो 3 तरंग हैं वो बहुत एथेंटिक या प्रामाणिक नहीं माने जाते। अष्टाध्यायी जो पाणिनि की है, ये एक व्याकरण पर आधारित पुस्तक है और पाणिनि का गहरा संबंध ये नंद वंश के शासक महापद्म नंद से था। और पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है ये संस्कृत व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। और फिर आगे चलकर पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा, महाभाष्य मूलभूत रूप से, मौलिक रूप से वो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है, उस पर लिखा गया, एक तरह से किया गया कमेंट है। तो अब ये जो पतंजलि का महाभाष्य है, एक तो इस पर लिखा गया टीका है, दूसरा इस पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का संस्थापक है, और उसी पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदरथ की हत्या करके और फिर शुंग वंश की नींव डाली। और शुंग वंश भारत का पहला ब्राह्मण वंश माना जाता है। और फिर इन्हीं के पुरोहित और राजवैद्य पतंजलि थे, जिन्होंने योग दर्शन की भी नींव डाली, योग सूत्र जैसी पुस्तक लिखी, महाभाष्य जैसी पुस्तक लिखी। और इस महाभाष्य में शुंग वंश के विषय में है और पुष्यमित्र शुंग के विषय में विस्तृत वर्णन है। इसके अलावा अगर हम अन्य और पुस्तकें देखें, अर्थात इस समय के अन्य स्रोत जो लौकिक या धर्मनिरपेक्ष हैं, उनमें मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मालविकाग्निमित्रम, और मेघदूतम, ऋतुसंहार, कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी की सभी, वात्सायन का कामसूत्र, ये इसमें मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये दोनों विशाख दत्त की हैं। विशाख दत्त की ये दोनों की दोनों रचनाएं हैं और इनका सृजन, अर्थात ये पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई। ये पुस्तकें मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों गुप्त काल में लिखी गई, जहां मुद्रा राक्षस मौर्य वंश के विषय में जानकारी देती है। और इतना ही नहीं, ये गुप्त काल के विषय में भी कुछ बातों की जानकारी देती है, अभी हम देख लेते हैं। और देवी चंद्रगुप्तम
ये गुप्त काल के विषय में जानकारी देती है। ये दोनों रचनाएं विशाखदत्त की हैं। मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, और वृषल का अर्थ है कुलहीन। अर्थात ये मौर्य वंश के विषय में तो जानकारी देती ही है, लेकिन इसी मुद्रा राक्षस में गुप्त वंश की सामाजिक स्थिति के एक पहलू का उल्लेख मिलता है, और इसमें गुप्त काल में जो वैश्यावृत्ति थी, जैसा आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी, और सती प्रथा, बाल विवाह, हालांकि बाल विवाह तो कुषाण शासकों की देन है, वो वहां से चला आ रहा है। बाल विवाह कुषाण शासकों के समय से शुरू हुआ, लेकिन वो बाल विवाह अभी भी हो रहा है। गुप्त काल में सती प्रथा जैसी जो सामाजिक कुरीति है उसकी शुरुआत हुई, और उस समय, आज तो हम लोग उसे सामाजिक कुरीति कहते हैं, लेकिन किस तरह से वो धार्मिक कृत्य बन गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 की धारा 17 के तहत उसको समाप्त किया। खैर, तो यहां पे वैश्यावृत्ति गुप्त काल में, बाल विवाह पहले से चला आ रहा है, वो भी सती प्रथा, प्रदा प्रथा, देवदासी प्रथा, ये सब प्रथाएं भी गुप्त काल में थी। कहने का मतलब महिलाओं की सामाजिक स्थिति में डाउनफॉल अर्थात गिरावट हुई थी। तो वैश्यावृत्ति का उल्लेख भी इस गुप्त काल में जो वैश्यावृत्ति व्याप्त थी उसका मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है, और साथ ही साथ इस वात्सायन के कामसूत्र में भी वैश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब उस समय की इस सामाजिक कुरीति का उल्लेख जो महिलाओं की दयनीय स्थिति को दर्शाती है, इस बात का उल्लेख यहां पे मिल रहा है। वैसे ही जो यहां पे हमने मेघदूत की रचना, मेघदूत की बात की है, जो कालिदास की पुस्तक है। इस मेघदूत में कालिदास ने जो देवदासी प्रथा थी उस समय गुप्त काल में, अर्थात मंदिरों में देवदासी जो काम करती थी, रहती थी, अर्थात जो अविवाहित लड़कियां, उन देवदासी प्रथा का उल्लेख कालिदास इस अपनी पुस्तक मेघदूत में करते हैं, और उसमें लिखते हैं कि जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, उस मंदिर में देवदासियां रहती थी। इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है। तो देवदासी प्रथा का उल्लेख भी मिल रहा है इस मेघदूतम पुस्तक में। देवी चंद्रगुप्तम ये गुप्त वंश से संबंधित है, और गुप्त वंश का एक शासक रामगुप्त था। समुद्रगुप्त के दो पुत्र, एक रामगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो रामगुप्त के विषय में उल्लेख है, और भी गुप्त वंश के विषय में उल्लेख है, लेकिन इसमें जो विशाखदत्त ने रामगुप्त को दिखाया है कि वो किस तरह से शकों से एक युद्ध में हार जाता है और अपनी पत्नी ध्रुव देवी को वो दांव पर लगा देता है, और फिर जो उसका छोटा भाई है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, वो उस शक शासक की हत्या करता है, और बाद में इस रामगुप्त की भी हत्या कर देता है। तो देवी चंद्रगुप्तम में इस तरह से उस रामगुप्त की कायरता का उल्लेख है। हालांकि रामगुप्त जो शासक है उसका नाम जो गुप्त वंशावली है उसमें कहीं मिलता नहीं है। गुप्त वंशावली जो स्कंद गुप्त का रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में
सुपिया अभिलेख पाया गया, उसमें गुप्त वंशावली अर्थात गुप्त शासकों का उल्लेख है। और इन गुप्त शासकों में श्री गुप्त और इस रामगुप्त का उल्लेख गुप्त वंशावली में स्कंदगुप्त के सुपिया अभिलेख में नहीं मिलता है। खैर, तो एक तो यह हम लोगों ने देखा कि इसमें उस समय के इस देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त के विषय में है। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की एक रचना है, और ये कालिदास की आप प्रारंभिक रचना कह सकते हैं। हालांकि कालिदास की जो बहुत ही परिपक्व रचना है वो मेघदूत ही मानी जाती है, और ये कालिदास की प्रारंभिक रचना है। और इस मालविकाग्निमित्रम में कालिदास ने शुंग वंश के विषय में लिखा है, और शुंग वंश का एक शासक अग्निमित्र था। शुंग वंश का एक शासक अग्निमित्र था, और उस अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन इस पुस्तक में है, मालविकाग्निमित्रम में। इसका मतलब कि यह पुस्तक शुंग वंशीय शासक अग्निमित्र के विषय में जानकारी देने वाली पुस्तक है। उसके प्रेम गाथा का वर्णन है जैसा, और मालविका के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। तो कालिदास की रचनाओं से भी गुप्तवंश और गुप्तवंश के पहले के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अन्य स्रोत क्या है या अन्य रचनाएं क्या हैं? शूद्रक की मृच्छकटिकम, शूद्रक की मृच्छकटिकम, कथा सरित सागर, ये सोमदेव की कथा सरित सागर, और ललित विग्रहराज, ये साथ ही साथ हर्ष और बाणभट्ट की हर्षचरित, ये हर्षचरित और कादंबरी, और खुद जो हर्षवर्धन है उसके खुद 3 नाटक हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये खुद इसके स्वयं द्वारा लिखे हुए 3 नाटक हैं हर्षवर्धन के, जो पुष्यभूति वंश का शासक था, या उसे आप वर्धन वंश भी कह सकते हैं। शूद्रक की मृच्छकटिकम ये भी गुप्त कालीन रचना है, और ये गुप्त काल की जो सामाजिक धार्मिक स्थिति है और जो वर्ण व्यवस्था है उसके विषय में बयां करने वाले, उसके विषय में बताने वाली पुस्तक है। मृच्छकटिकम का सामान्य अर्थ है मिट्टी की गाड़ी इसमें, और बेसिकली इसमें मृच्छकटिकम में इसमें भी एक ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति होता है, और बसंत सेना नामक एक नायिका होती है, और उसके प्रेम प्रसंग का वर्णन है। और फिर वो ब्राह्मण होते हुए भी, चूंकि है तो वो ब्राह्मण वर्ण का, लेकिन वो व्यापार करने लगता है, व्यापार करने लगता है। और गुप्त काल में व्यापारियों की कई श्रेणी थी। फिर हम लोग जब गुप्त काल की व्यापारिक व्यवस्था पर आएंगे, उस गुप्त काल के व्यापार एवं वाणिज्य पर आएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स पर, तो डिटेल में देखेंगे।
की श्रेणियां कौन कौन सी थी, जैसे थोड़ा सा अभी नाम ले रहे हैं, निगम, श्रेष्ठी, पूग, सार्थ या कारवां, ऐसे करके। तो एक्चुअली वो व्यापारी, भ्रमणशील व्यापारियों का एक नेता भी था, तो उसके लिए सार्थवाह शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो एक सार्थवाह है जो व्यापारी है, व्यापारियों का नेता है, और एक बसंत सेना नामक गणिका के बीच, गणिका के साथ उसका प्रेम प्रसंग का उल्लेख इस शूद्रक के मृच्छकटिकम में है। तो इस तरह से ये उस समय के विषय में, और ये गुप्तकालीन पुस्तक है। कथा सरित सागर और ललित विग्रहराज, ये सोमदेव की पुस्तक है। सोमदेव जैसा थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो चौहान वंश था, शाकंभरी चौहान वंश, चौहान वंश के शासक का एक शासक था बीसल देव या विग्रह राज चतुर्थ। तो बीसल देव या विग्रह राज चतुर्थ का ये दरबार में रहते थे सोमदेव, और सोमदेव ने ये रचनाएं की, कथा सरित सागर और ललित विग्रहराज। बीसल देव या जो विग्रहराज चतुर्थ हैं, वो खुद भी एक अच्छे विद्वान थे, और उन्होंने एक हरकेल नाटक लिखा है, और उस हरकेल नाटक की पंक्तियां ही जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, उस मस्जिद की दीवारों पर लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि मस्जिद की दीवारों पर 2.5 दिन वो कैसे जो है वो हरकेल नाटक की पंक्तियां लिखेंगे, तो थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। अर्थात जो ये चौहान वंश के विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव हैं, इन्होंने जो हरकेल नाटक लिखा, उसकी पंक्तियां इन्होंने ही अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया, और उस विश्वविद्यालय की दीवारों पर लिखवा दिया उस हरकेल नाटक की पंक्तियां। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस संस्कृत विश्वविद्यालय का विध्वंस करवाया, विश्वविद्यालय का, और तोड़वाया, और उस पर 2.5 दिन का झोपड़ा, और 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जब उसको बनवाया तो नीचे वाली दीवार को रहने दिया, ऊपर का भाग तोड़वा कर उस पर गुंबद बनवा दिया। तो नीचे वाली दीवारों पर उस मस्जिद के, क्योंकि उस संस्कृत विश्वविद्यालय के ऊपर बना हुआ है, तो उसके नीचे की दीवारों पर अभी भी हरकेल नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं। तो वो तो खुद वो विग्रहराज चतुर्थ की है, लेकिन कथा सरित सागर और ललित विग्रहराज, इन दोनों को सोमदेव ने लिखा है, जो उस समय के इतिहास के विषय में जानकारी देती हैं। हर्षचरित और कादंबरी, ये बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के राजकवि थे। बाणभट्ट और मयूर जैसे लोग, मयूर ने सूर्य शतक लिखा, और बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी लिखा। इसमें हर्षवर्धन की विजयों का उल्लेख है, हर्षवर्धन की जीवन गाथा का उल्लेख है। तो ये रचना, इनसे इसका मतलब, और पुष्यभूति वंश के विषय में भी काफी जानकारी मिलती है। तो पुष्यभूति वंश और हर्षवर्धन की विजयों का उल्लेख या उनकी जानकारी देने वाली पुस्तक है हर्षचरित और कादंबरी। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे संस्कृत नाटक लिखे, और रत्नावली भी। और हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का, और उस समय के विषय में ये नाटक एक अच्छी जानकारी देते हैं, उस समय की जो स्थिति थी। इसके अतिरिक्त अगर हम और देखें, गुप्त काल में ही जो अमर सिंह का अमरकोश है, ये क्या जानकारी दे रहा है, जो आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत पुस्तक है,
जो वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका है, ये प्राचीन इतिहास के विषय में हमें क्या जानकारी प्रदान करती हैं, इन पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। ये अमरकोश जैसा मौलिक रूप से एक, आप कह सकते हैं कि ये शब्द संग्रह है, इनमें शब्दों का ये संग्रह है, शब्दावली है इसमें। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो अमरकोश है अमर सिंह का, इस अमरकोश में तत्कालीन, चूंकि गुप्त काल में जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, उसका मूल आधार कृषि था। हालांकि व्यापार भी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का बहुत ही बेहतरीन था, और वो तो मौर्योत्तर काल से ही चला रहा है। मौर्य काल में भी था, मौर्योत्तर काल में भी है और अभी भी है। लेकिन कृषि का उल्लेख है, कृषि कर्म का उल्लेख है इस अमरकोश में। केवल ये नहीं कि केवल शब्दावली, और कृषि कर्म के लिए भूमि चाहिए, तो एक जमीन चाहिए, तो 12 प्रकार की भूमि का, जमीन का उल्लेख इस अमरकोश में मिलता है कि, और उनके प्रकार बताए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक दो बोल दे रहे हैं, बाकी उस समय हम टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे। जैसे क्षेत्र, खिल, वास्तु, अपहृत, गोचर, ये भूमि के प्रकार हैं, उनका उल्लेख इस अमरकोश में है। इसका मतलब कि अमरकोश केवल शब्द संग्रह ही नहीं, बल्कि ये उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसके विषय में भी जानकारी देने वाली पुस्तक है। सूर्य सिद्धांत वैज्ञानिक पहलुओं पर आधारित एक पुस्तक है और गुप्तकालीन पुस्तक है। आर्यभट्ट प्रथम ने इसको लिखा, और इस आर्यभट्ट प्रथम ने यह बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती, ये बात सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया। और इस अपनी बात का, अपने सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, रोटेशन करती है, तो इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने इस पुस्तक में दिया है आर्यभट्ट ने। तो एक तरह से ये वैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करती है, एक वैज्ञानिकता पर आधारित पुस्तक है और गुप्त काल की। हाँ, ये जरूर है कि आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से नहीं थे, लेकिन उस समय के एक महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे। यहां तक कि ये सबसे बड़े उस समय के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। हाँ, वराहमिहिर भी एक खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे, वो 12 उनके नवरत्नों में से एक थे। लेकिन उस समय के जो सबसे प्रसिद्ध या सबसे महान कह सकते हैं, वो आर्यभट्ट ही उस समय के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत का पुस्तक लिखा, ये वराहमिहिर, इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखा, और ये भी एक तरह से विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। और इसमें उन्होंने, वराहमिहिर ने, खगोल शास्त्र और ज्योतिष का उल्लेख किया है। खगोल शास्त्र और ज्योतिष, ये दो बातें उन्होंने अपने पंच सिद्धांतिका में, इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है। जब हम विज्ञान से जुड़ी हुई पुस्तकों की बात कर रहे हैं, जब हम साइंस से जुड़ी हुई पुस्तकों की बात कर रहे हैं, तो फिर लगे हाथ तो एक पुस्तक और भी हम लोग देख लें। हालांकि वो पुस्तक कनिष्क के समय की है, और कनिष्क के दरबार के विद्वानों में, जैसा आपको थोड़ा सा, अगर कनिष्क के दरबार में आप लोगों ने कभी न कभी एक तो अश्वघोष का नाम सुना होगा, ये तो उनके राजकवि थे। अश्वघोष की रचनाएं बुद्ध चरित,
सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण है। तो चूंकि बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, इनकी चर्चा मैंने इसलिए यहां मैंने नहीं किया, लेकिन चूंकि अब जब हमने ये बोला कि भाई कनिष्क के टाइम के, तो मैंने अश्वघोष का नाम ले लिया। अब बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण ये बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें हैं, तो ये बौद्ध साहित्य में आ जाएंगे, तब मैं इनसे बच रहा था। लेकिन चूंकि कनिष्क की बात आई तो मैंने बोल दिया। हमें जो बात करना है यहाँ पे वो नागार्जुन की जो माध्यमिक कारिका है, ये भी एक विज्ञान पर आधारित एक पुस्तक है। वे भी वैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करने वाली पुस्तक है, नागार्जुन की माध्यमिक कारिका। ये जैसा सूर्य सिद्धांत हम लोगों ने और पंच सिद्धांतिका देखी, जो जिसमें वैज्ञानिक पहलुओं का उल्लेख है, वैसे ही इसमें भी वैज्ञानिक पहलुओं का उल्लेख है। और ये नागार्जुन ने अपनी इस माध्यमिक कारिका पुस्तक में ही सापेक्षिकता के सिद्धांत का उल्लेख किया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अर्थात E बराबर mc स्क्वायर, जिसको आइंस्टीन ने आगे चलकर बताया, उसे प्राचीन भारत में नागार्जुन ने पहले ही बता दिया था। और अपने इस सिद्धांत का उल्लेख, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षिकता के सिद्धांत का उल्लेख अपने इस पुस्तक में किया है। तो इस पुस्तक में सापेक्षिकता के सिद्धांत का उल्लेख है, और आगे चलकर इसको बहुत व्याख्यायित करने का काम, बहुत स्पष्ट करने का काम, इस पर एक्सपेरिमेंट करके और एक सिद्धांत देने का काम आगे आइंस्टीन ने किया। लेकिन उसकी जो शुरुआत है, उसके विषय में जो सबसे पहले बताया वो नागार्जुन ने बताया। तो कई बार नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कह दिया जाता है। तो एक तो ये भी जो वैज्ञानिक पहलुओं के विषय में बताने वाली पुस्तक है। इसके अलावा जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्स्ट हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को बताने का काम करते हैं, तो ये सभी स्रोत हैं जो इतिहास को बताते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम अब कुछ संगम साहित्य की अगर बात कर लें कि वो कौन से संगम साहित्य हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देते हैं, तो संगम साहित्य में ये तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि, संगम साहित्य का संबंध दक्षिण भारत से है, तमिल भाषा में लिखे गए। हम अंदर फिर जब संगम काल पर आएंगे और उस समय फिर संगम काल की चर्चा करेंगे और फिर संगम साहित्य पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो स्रोत के रूप में जितना हमें समझना है वो देख लें। तो ये सभी संगम काल के विषय में, संगम काल के राजाओं के विषय में जानकारी देने वाले स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, संगम साहित्य हैं, और ये जानकारी देते हैं उस समय के शासकों के विषय में, उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के विषय में। ये सभी, तो उसमें एक तिरुकुरल है, एक शिल्पाधिकारम पुस्तक है जो संगम साहित्य से संबंधित है, संगम साहित्य के विषय में जानकारी देती है। और इस पुस्तक का लेखक एक चेर वंशीय शासक शेनगुट्टवन था, और उस शेनगुट्टवन के भाई ने इसको लिखा, शिल्पाधिकारम पुस्तक शेनगुट्टवन के भाई ने। और इस पुस्तक में
बेसिकली ये जो पुस्तक है शिल्पाधिकारम, इसमें एक इसका नायक अगर कहें तो एक कोलन नाम का व्यक्ति है जो इसका नायक है, और कनिगी ये इसकी नायिका है, और अर्थात ये पति पत्नी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस कोलन का एक गणिका के साथ अनुराग हो जाता है। तो इस बात का उल्लेख इस शिल्पाधिकारम पुस्तक में मिलता है, और फिर आगे चलकर उस गणिका से एक पुत्री का जन्म होता है, और उस पुत्री का नाम मणिमेखले होता है। तो जो मणिमेखले है, उस कोलन और गणिका से उत्पन्न पुत्री जो है मणिमेखले, उसके विषय में इस पुस्तक में मणिमेखले के विषय में पूरी जानकारी मिलती है। और जीवक चिंतामणि ये एक व्यक्ति है जो लगभग 8 बार विवाह करता है, बाद में वो फिर पारिवारिक और सांसारिक जीवन छोड़ करके और फिर वो जैन धर्म अपना लेता है। तो उसके विषय में ये पुस्तक जानकारी देती है। इसको हम लोग फिर वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो ये उस समय की के विषय में जानकारी देने वाले संगम साहित्य हैं। साहित्य के बाद जब हम इन संगम साहित्य और जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य या लौकिक साहित्य हैं, जब इनकी अध्ययन कर लेते हैं, तो फिर हम यह देखते हैं कि और अब कौन से स्रोत हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास को के अध्ययन में सहायक हैं, उनको समझने में मददगार हैं। तो वो है तीसरे, विदेशी साहित्य। ये अभी तो भारतीय साहित्य थे, और विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम विदेशी यात्रियों के विवरण को देखते हैं। अर्थात फॉरेन लिटरेचर के अंतर्गत हम लोग जो फॉरेन ट्रेवलर हैं, उन फॉरेन ट्रेवलर्स के डिस्क्रिप्शन का अध्ययन करते हैं कि वो कौन कौन से विदेशी यात्री हैं। तो विदेशी यात्रियों का वर्णन, और जब विदेशी यात्रियों के वर्णन के पहलू पर हम विचार करते हैं, तो यहाँ पर पहले तो हम उन्हें कुछ श्रेणियों में, कैटेगरी में बांट लेंगे, जिससे कि हमें उन्हें एक एक करके समझने में काफ़ी अच्छा हो, मददगार साबित हो सके। तो जैसे रोम और यूनान के यात्री, पहला तो यही, रोम और यूनान के यात्री। दूसरा चीनी यात्री, और तीसरा है अरब के यात्री। विदेशी यात्रियों में इन 3 यात्रियों के विषय में, 3 तरह के यात्रियों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो रोम एवं यूनान के यात्री में जैसे ये हेरोडोटस है, प्लिनी है, हेरोडोटस, प्लिनी, निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये, और इसके अतिरिक्त भी हैं मैगस्थनीज, डाइमेकस और डायनीसियस। ये सभी के सभी रोम और यूनान के यात्री हैं जो भारत आए, जिन्होंने भारत की यात्राएं किया और भारत के विषय में बताया, अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, अपनी पुस्तक में लिखा।
और उससे प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। जैसे हेरोडोटस, जैसे आप इतिहास के जनक के रूप में भी जानते हैं, समझते हैं, यूनान का रहने वाला था। और ये आप कह सकते हैं कि सुकरात का बहुत ही शानदार मित्र था ये हेरोडोटस। बात पड़ती थी सुकरात के साथ। और सुकरात 500 बीसी में था। इसका मतलब कि मित्रता तो एक साथ वाले, जब वो भी, जाहिर सी बात है कि ये भी वहीं रहे होंगे, तो इन्होंने एक किताब लिख दी, द हिस्टोरिका। द हिस्टोरिका। और वो किताब ग्रीक भाषा में है, और उसमें भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख है। भारत और पर्शिया के रिलेशंस का उल्लेख है, भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख है इनकी पुस्तक द हिस्टोरिका में। तो अब भारत और फारस, प्राचीन काल में भारत और पर्शिया अर्थात भारत और फारस या ईरान के संबंधों के विषय में अगर हमें समझना है, तो वहां उस समय की जानकारी देने वाली जो पुस्तक होगी वो द हिस्टोरिका ही होगी। तो उसके विषय में लिखा। और इस पुस्तक में पेलोपोनेशियन युद्ध का भी उल्लेख है, इसको हमने पहली क्लास में बोल रखा है। भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख है। एक तो ये बात। और ये 500 ईसा पूर्व में लिखी गई, सुकरात के मित्र थे और सुकरात का शिष्य, आप समझ सकते हैं कि प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, अरस्तु का शिष्य सिकंदर या अलेक्जेंडर था। दूसरी पिलनी है। पिलनी की दूसरा पिलनी राइटर है, और इस पिलनी की पुस्तक है ये द नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका, जहां पर हिस्टोरिका हेरोडोटस की है, वहीं पर नेचुरल हिस्टोरिका ये पिलनी की पुस्तक है। और ये भारतीय, आप कह सकते हैं कि जो व्यापार और समुद्री यात्राएं, पर्यावरण, मौसम, इन सब के विषय में जानकारी देने वाली पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, जो पिलनी ने लिखा। और ये लगभग 1st सेंचुरी एडी की है, प्रथम शताब्दी ईस्वी की है। तो ये उस समय की जो मौसम है, जो उस समय का व्यापार था, समुद्री यात्राएं थी, जलवायु थी, उसके विषय में ये जानकारी देती है। और नेचुरल हिस्टोरिका में पिलनी इस बात को लिखता है कि भारत और यूरोप का जो व्यापारिक संबंध था, बड़ा ही प्रगाढ़ था, बड़ा ही शानदार था। लेकिन बड़े दुखी मन से लिखता है कि भारत बड़ी मात्रा में वो नील के बदले और यूरोप से सोना प्राप्त कर ले रहा था। क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, फिर हम वहाँ डिटेल में बात करेंगे जब आएंगे, कि भारत एक्सपोर्ट क्या कर रहा था और भारत इंपोर्ट क्या हो रही थी दूसरे देशों से चीज़ें। तो स्पाइसेस, इंडिगो, नील और गरम मसाला, ये सब चीज़ें भारत एक्सपोर्ट कर रहा था। और सोना, चांदी, ऊनी वस्त्र, ये सब इंपोर्ट हो रहे थे भारत। खैर, तो ये कहने का मतलब व्यापार और समुद्री यात्राओं के विषय में बताती है। एक पुस्तक और है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के राइटर का अभी तक तो पता नहीं चल पाया, लेकिन अनुमान लगाया जाता है, जो उसका कंटेंट है, जो उसकी विषय वस्तु है, उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि किसी नाविक ने ही वो पुस्तक लिखी होगी। तो किसी नाविक द्वारा लिखी गई है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, उस पुस्तक में भी व्यापार का उल्लेख है कि किस तरह से भारत का अन्य देशों के साथ
व्यापार होता था। तो पेरिप्लस का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि नौचालन चार्ट या नौचालन परिवहन चार्ट। और एर्थियन का मतलब होता है लाल सागर। तो लाल सागर से जो व्यापार होता था, उसी संबंध में, भारत का उसी संबंध में उस नाविक ने पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी पुस्तक लिख दी। एक तो ये बात। निरियाकस, आनेसिक्टस और अरिस्टोबुलस, ये जो यूनानी यात्री हैं, ये जो ट्रेवलर्स हैं, ये जब अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण हुआ, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 बीसी में, जब उसने पंजाब के राजा पुर या पोरस पर अटैक किया, हालांकि अचानक ऐसे नहीं, पंजाब वो सिकंदर ने इराक को जीता, ईरान को जीता। मकदूनिया के राजा फिलिप सेकंड का पुत्र था। और इराक, ईरान, ईरान का जो शासक था दारा थर्ड, 331 बीसी में जब अरबेला के युद्ध में उसको पराजित किया और ईरान पर जब उसने अधिकार कर लिया, तब उसने सोचा कि क्यों ना अब हम भारत की तरफ बढ़ें। तो दारा थर्ड को पराजित करने के बाद में जो हखामानी वंश का अंतिम शासक होता है, वहीं से ईरान के हखामानी वंश का अंत भी हो जाता है। तो फिर वो भारत की तरफ मूव करता है और 326 बीसी में वो पंजाब या पुर के राजा पोरस पर अटैक करता है। हालांकि वो ब्यास नदी को पार करना चाह रहा था, और ब्यास नदी को लेकिन उसके सैनिकों ने मना कर दिया। ब्यास नदी बाढ़ काफी जल स्तर उसका ऊंचा था, और सैनिकों ने कहा अब इसको पार करना संभव नहीं। उस समय मगध की गद्दी पर नंदवंश का शासक घनानंद बैठा हुआ था। और जिस समय सिकंदर ने ये अटैक किया, उस समय जो पश्चिमोत्तर वाले प्रांत थे, यहां पर ये जो भारत की केंद्रीय सत्ता थी, उसके अंतर्गत नहीं आते थे। तो वो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए बड़े मुफीद छोटे छोटे राज्य थे, कंबोज, गांधार और ये पंजाब है। तो ये निरियाकस, आनेसिक्टस, अरिस्टोबुलस उसके साथ है, और ये भारत के विषय में ये जानकारी देते हैं, जिससे प्राचीन भारत के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मैगस्थनीज जो बहुत ही फेमस नाम है, ये सेलुकस निकेटर के एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में भारत आता है। और इस मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। इंडिका भारत की, प्राचीन भारत की, मौर्यकाल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का एक शानदार वर्णन करने वाली पुस्तक है। यद्यपि वो अपनी मौलिक स्वरूप में अपने नहीं मिलती है अभी, लेकिन उसको आधार बना के और जो पुस्तकें लिखी गई उससे उसका पता चलता है। तो इंडिका में जो मैगस्थनीज ने तत्कालीन समाज को ये दिखाया कि वो 7 भागों में बांटा समाज को, 7 पार्ट में। इंडिका विदेशी, आप कह सकते हैं कि विदेशी व्यक्तियों द्वारा या विदेशी राइटर्स द्वारा लिखी गई पुस्तकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो मौर्यकाल के विषय में जानकारी देती है। इंडिका में मैगस्थनीज ने उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल के विषय में लिखा, जो पाटलिपुत्र में था, उसके विषय में बताया। उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का भी उल्लेख करता है। और ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। डाइमेकस ये बिंदुसार के दरबार में आया, और ये सीरिया के शासक एंटियोकस का एम्बेसडर था, राजदूत था। और वो ये जब आता है बिंदुसार के दरबार में, तो उस समय की तत्कालीन
स्थिति का उल्लेख करता है, उसके विषय में बताता है। डायनीसियस, ये जो मिस्र का शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, उसके राजदूत के रूप में भारत आता है, और ये भी बिंदुसार के दरबार में आता है, डायनीसियस। और ये भी उस समय की स्थिति के विषय में, उस समय की परिस्थिति के विषय में बताता है। तो ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आ रहे हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ रहा है, और ये सब के सब रोम और यूनान के यात्री हैं, और उस समय के प्राचीन भारत की स्थिति के विषय में बताते हैं, उस समय की कंडीशन के विषय में बताते हैं। चीनी यात्रियों में हम देखते हैं कि कौन कौन से चीनी यात्री हैं जो भारत आए, और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में, अपने जर्नी डिटेल में क्या उल्लेख किया है। तो चीनी यात्रियों में जो सबसे पहले आता है वो तो फाहियान ही है। एक चीनी यात्री सांगयुन भी है, सांगयुन। हालांकि सांगयुन को हम ये कह सकते हैं कि वो गांधार वाले क्षेत्र में गया, और उस समय गांधार वाले क्षेत्र में एक हूण शासक तोरमाड़ था। तो बहुत ज्यादा हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके विषय में, इसके वृत्तांत से हमें पता नहीं चलता, तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा ही देते हैं, सांगयुन को। और एक दूसरा वैनसांग है, वैनसांग। और फिर इत्सिंग है, और उइली है, उइली। ये चाइनीज ट्रेवलर्स हैं, ये चीनी यात्री हैं। उनमें ये फाहियान, ये अच्छा, एक बात यहां पे और समझ लें, ये जितने भी चीनी यात्री हैं, और जो अभी हम लोगों ने ग्रीक और यूरोप के यात्रियों के विषय में बात किया, वो किसी न किसी के यूरोप और मतलब यूनान और रोम के यात्री जो आए, वो किसी न किसी के राजदूत के रूप में आए, एम्बेसडर के रूप में आए। या कोई भी चीनी यात्री किसी का एम्बेसडर नहीं है। हालांकि उस समय चीन में तांग वंश का शासन था, साइकुंग वहां का शासक था, ताइशुंग, ताइशुंग। तो ताइशुंग शासक है, तांग वंश का शासन है, लेकिन ये कोई भी चीनी यात्री अम्बेसडर की हैसियत से, राजदूत ने ये अपना निजी रूप से है, और इनका सबका उद्देश्य भारत में बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना और उसका संग्रह करना, ये इनका उद्देश्य होता था। कई बार तो ये तो चुपचाप तरीके से आया, बड़ा ही गोपनीय तरीके से, कि उसको पता तक न चले, क्योंकि उस समय रोक थी कि इन देशों में नहीं जा सकते हो। हालांकि जब लौट कर गया तो कोई पनिशमेंट नहीं दिया, सम्मानित भी किया। लेकिन ये, हाँ, ये बल्कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि राजदूत के रूप में, तो इसकी चर्चा ही हम यहां नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो गया, ये गांधार वाले क्षेत्र में गया, गांधार। और उस समय वहां पे एक शासक था तोरमाड़, ये एक हूण शासक है, हूण, तोरमाड़, खुशनवाज, तोरमाड़, मिहिरकुल, ये सब हूण शासक हैं, और ये बड़े ही बर्बर और लड़ाकू किस्म के होते थे। तो इस सांगयुन इसके टाइम में गंधार गया, और तोरमाड़ के टाइम में एक तो ये, तो खैर उसको छोड़ते हैं। फाहियान प्रथम चीनी यात्री के रूप में जाना जाता, और ये जब भारत आया तो लगभग इतने में आया, 399 जो है 399 ईस्वी में आया,
और लगभग 414 ईस्वी तक रहा, 15 वर्षों तक लगभग रहा। तो ये स्थल मार्ग से आया और फिर बाद में ये जल मार्ग से वापस गया। जिस समय आया उस समय गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का शासन था। इसने बौद्ध धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण किया, बौद्ध पांडुलिपियों का अध्ययन किया, संग्रह किया, और फिर इसने लौट करके इसने एक यात्रा वृतांत अपना लिखा, फोकुओकी की। और इस अपने यात्रा वृतांत में फोकुओकी में उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया है। और चीनी यात्रियों ने भारत के लिए जिस शब्द का उल्लेख अपने यात्रा वृतांत में किया है वो भारतवर्ष को इंतु कहते थे। एक तो ये एक फैक्ट है, ये बस थोड़ा सा जान ले। इंतु या थियानतु या थियान्तु, ये भारतवर्ष के लिए इस नाम का प्रयोग करते थे। इंतु या थियान्तु चीनी इसने भी किया है, इसने भी किया है भारतवर्ष के लिए नाम। खैर, तो जब ये यहाँ आए तो यहाँ विभिन्न भागों में देश के जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं, साइट, वहाँ गए, अध्ययन किया। पांडुलिपि, वहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियों का अर्थात जो है पुस्तकों का संग्रह किया। अगर हम देखें तो सामाजिक व्यवस्था में इसने बताया कि वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण का थोड़ा सा अधिक महत्व था, ये बात भी लिखा इसने। लोग खुशहाल थे, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज नहीं खाते थे, इस तरह की बातों का उल्लेख किया है। लेकिन एक नई बात इसने लिखा, वो नई बात ये लिखा कि समाज में जो 4 वर्ण हैं वो तो है ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज में एक नए वर्ग की भी चर्चा किया इसने, और वो नया वर्ग था चांडाल। चांडाल या आप इसको अंत्यज भी कह सकते हैं। अंत्यज अर्थात समाज का एक ऐसा वर्ग जो त्याज्य योग्य था और उसको चांडाल कहा गया। अनटचेबल था, वो अस्पृश्य था, बस्ती से बाहर रहते थे ये लोग, और इनका जो मुख्य पेशा था वो शमशान घाट की रखवाली करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, मांस बेचना, ये सब था। ये काम ये करते थे और ये बस्ती से बाहर रहते थे। तो इस चांडाल वर्ग का, जाति का उल्लेख भी पाहियान ने अपने फोकोके में किया है। इस तरह से वहां की स्थिति के विषय में जानकारी देते हैं। वैनसांग ने भी, जो वैनसांग है, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं इसे, वर्तमान शाक्यमुनि भी कहते हैं, नीति का पंडित भी कहते हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का है, 629 ईस्वी में आया और लगभग 645 तक रहा ये, और 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का शासनकाल है। उसी में 629 में आया और 645 तक रहा। इसने अपने यात्रा वृतांत सीयूकी में अपने अनुभवों को पिरोया है, अपने अनुभवों का उल्लेख किया है। हर्षवर्धन को इसी ने शिलादित्य कहा। ये हर्षवर्धन को
शिलादित्य कहता था। तो शिलादित्य नाम हर्षवर्धन का है और इसे ह्वेनसांग का दिया हुआ है। ये आया और उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का उल्लेख ये भी कर रहा है। और इसने भी भारतवर्ष के लिए इंतु का नाम का इस्तेमाल किया। वैनसांग लगभग 637 ईस्वी के आसपास 29 में आया और 629 में आया और 637 ईस्वी के आसपास ये नालंदा विश्वविद्यालय भी गया। नालंदा विश्वविद्यालय बेसिकली उसकी लोकेशन और स्थिति समझें तो बिहार में, बड़गांव बिहार का, गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त ने बनवाया था। बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, बौद्ध शिक्षा में भी महायान संप्रदाय का एक बहुत बड़ा केंद्र। तो कुमारगुप्त ने उसको बनवाया था। हालांकि कुमारगुप्त, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बनवाया था उसने, लेकिन कुमारगुप्त, जैसा आपको आइडिया है कि गुप्त वंश का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था और कुमारगुप्त सभी विष्णु की पूजा करते थे। और कुमारगुप्त ये भगवान शिव के दो पुत्रों में से एक गणेश, दूसरा कार्तिकेय। कुमारगुप्त कार्तिकेय का पुजारी था, लेकिन उसके बावजूद भी नालंदा विश्वविद्यालय बनवा रहा है और जो बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र बनता है। तो इससे थोड़ा सा ये भी पता चल रहा है कि गुप्त शासकों के मन में, विचार में कहीं भी किसी धर्म या संप्रदाय के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था। बहुत ही सहिष्णु और विचारधारा के लोग थे वो। खैर, तो इस तरह से वैनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया 600, मतलब एक ही बार क्यों गया, वो नालंदा विश्वविद्यालय गया, वहाँ पे अध्ययन किया और फिर वहाँ पे अध्ययन करने के बाद वो फिर कई बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों का भ्रमण किया। बोध गया भी गया, कुशीनगर भी गया, वैशाली भी गया और फिर लौट कर आया। तो एक वार्षिक समारोह चल रहा था, उस वार्षिक समारोह में उसने भाग लिया और एक व्याख्यान भी दिया। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर था, कुलपति था, वो शिलभद्र था। शिलभद्र ने इसका काफ़ी स्वागत भी किया। ये वहाँ रहा और इसने बौद्ध साहित्य के अध्ययन में काफ़ी टाइम लगाया, भ्रमण में भी काफ़ी टाइम लगाया और फिर ये लौट करके चीन जाता है। तो इसने भी यहाँ उस समय के अपने अनुभवों को सी यूकी में, जो इसका यात्रा वृत्तांत है वो सी यूकी है, अपने बौद्ध धर्म के अनुभवों को, बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य का अध्ययन किया उस अनुभव को सी यूकी में लिखने का काम किया। ये वैनसांग, चीनी भाषा में इसको युवान चुआंग कह देंगे। ये वैनसांग कश्मीर भी गया और ये सिंध वाले भाग में भी गया। कश्मीर भी जाता है ये, और उस समय कश्मीर में कारकोट वंश का शासक होता है अवंतिवर्धन, और कारकोट वंश का जो शासक होता है उसके टाइम में ये कश्मीर जाता है। तो कश्मीर के विषय में भी बताता है, कश्मीर के विषय में भी लिखता है, और ये सिंध भी जाता है। और सिंध वाले भाग में जब जाता है तो उस समय सिंध का शासक साहसी होता है, और जो साहसी बेसिकली शूद्र शासक है और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है, बौद्ध धर्म का फॉलोअर है। और फिर जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसी का एक मंत्री होता है चच,
जो सिंध का राजा बनता है, और फिर उसी के ऊपर लिखी गई पुस्तक चचनामा है। चचनामा इस सिंध का इतिहास बताने की पुस्तक है, जो सिंध के राजवंशों के विषय में बताती है। जैसे राजतरंगड़ी, कल्हड़ की राजतरंगड़ी कश्मीर का इतिहास बताती है, और उसी चच का बेटा चंदर, फिर चंदर का बेटा दाहिर। तो दाहिर जब होता है, जो ब्राह्मण वंश का है, उसी के टाइम में फिर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। खैर, उस बात को हम अभी जब मुस्लिम अटैक की बात करेंगे आगे चैप्टर के अंदर तो देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये सिंध भी जाता है और कश्मीर भी जाता है, और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों का भ्रमण तो करता ही है। जो प्रयाग में मोक्ष परिषद का आयोजन होता है, उस प्रयाग के मोक्ष परिषद के आयोजन में, जो हर 5 वर्ष पे होता था मोक्ष परिषद का आयोजन, उस छठे मोक्ष परिषद के आयोजन का जब आयोजन होता है तो ये उसमें भाग भी लेता है। तो वैनसांग की इतनी उपलब्धियां हैं, इन सब उपलब्धियों को वो अपने यात्रा वृतांत सीयूकी में उसका उल्लेख करता है। वो इत्सिंग, ये भी एक चीनी यात्री है, और जो वैनसांग के बाद आया, 7वीं सदी के अंत में आया। इत्सिंग ही इस बात का उल्लेख करता है, और ये गुप्त शासकों के विषय में लिखता है, और खास करके यही इस बात को बताता है। इत्सिंग के उल्लेख से ये पता चलता है कि श्रीगुप्त भी कोई गुप्त वंश का शासक था, और ये श्रीगुप्त के विषय में बताता है कि इसने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया, और फिर उस मंदिर की देखरेख के लिए 24 गांव दान में दिए। अर्थात ये श्रीगुप्त के विषय में जो जानकारी मिलती है वो इत्सिंग के वर्णन से ही मिलती है, इत्सिंग के विवरण से ही मिलती है। हालांकि अभी हम लोगों ने बात को देखा कि जो गुप्त वंशावली है, उस गुप्त वंशावली में श्रीगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं है, और गुप्त वंशावली का उल्लेख स्कंदगुप्त के सुपिया अभिलेख में मिलता है। इस बात को हमने, जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात कर रहे थे, जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने, जानने या अध्ययन करने की दृष्टि से जब हम ये देख रहे थे कि आर्कियोलॉजिकल स्रोत क्या हैं, अर्थात पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, तो हम लोगों ने जब बहुत से स्रोतों के विषय में, वहाँ पे अभिलेखों के विषय में बात किया था, तो सुपी अभिलेख की भी बात किया था। लेकिन चूंकि चर्चा आई साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, तो हमने उसका उल्लेख यहाँ पे करना मुनासिब समझा। तो इसके बाद वेली है। वेली भी एक चीनी यात्री है जो और बाद में आता है, और वो वेलिंग बेसिकली वैनसांग की जीवनी लिख देता है। वेली जो है वैनसांग की जीवनी लिखता है। एक चीनी यात्री चाओजुकुआ भी आता है, लेकिन चूंकि वो मेडिवल इंडिया में आता है, मध्यकालीन भारत में आता है, तो उसके उल्लेख को मैंने यहाँ पे प्रासंगिक नहीं समझा, उपयुक्त नहीं समझा, तो मैंने उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया है। वो मेडिवल हिस्ट्री में आता है, मध्यकालीन इतिहास के समय में आता है चाओजुकुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने चीनी यात्रियों के विषय में और उनके समय के विषय में, उनके यात्रा वृत्तांत के विषय में हम लोगों ने देखा। अब हमारा जो प्राचीन इतिहास को समझने के स्रोतों के अध्ययन के विषय में हम जो बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम अंतिम देखेंगे कि जो अरब के यात्री थे, अरब यात्री, ये अरब यात्रियों में एक तो सुलेमानी है, एक अल मसूदी है, एक अल बरूनी है, ये अबू रेहान भी कह देते हैं इसको, ये अबू रेहान। अल सुलेमान
सुलेमान बात एक ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अल सुलेमान जो एक अरब यात्री है, इसके द्वारा पाल प्रतिहार वंश के विषय में जानकारी मिलती। पाल, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, कंटेम्प्रोरी समकालीन है सब ये। पाल वंश बंगाल का वंश है, और गौड़ वंश के बाद पाल वंश ही डेवलप किया बंगाल में। फिर पाल वंश के बाद सेन वंश का विकास हुआ बंगाल में। ये क्षेत्रीय जब राजवंशों पर हम लोग अंदर चर्चा करेंगे तो एक एक करके देखेंगे। कश्मीर, बंगाल, इस तरह से सिंध। गुर्जर प्रतिहार वंश ये का विकास ये गुजरात और जो थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम का राजस्थान वाला एरिया है वहां पे हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश का विकास। और राष्ट्रकूट ये दक्षिण भारत वाले, और इन में ट्रायंगुलर स्ट्रगल, त्रिकोणीय संघर्ष इन्हीं में होता है। इसको भी अंदर हम लोग देखेंगे, त्रिपक्षीय त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज को लेकर के। कन्नौज की महत्ता क्यों बढ़ जाती है, पाटलिपुत्र की कम क्यों हो जाती है, ये सब चर्चा हम वहां पर करेंगे। कुल मिलाकर जो अल सुलेमान है, ये सुलेमान पाल प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है, जो अरब का एक यात्री है। अल मसूदी ये भी एक अरब, और खास करके ये बगदाद का है, और यह लगभग 1950 अर्थात 10वीं सदी के दूसरे दशक में, 10वीं सदी के दूसरे दशक में ये आता है अल मसूदी। और एक गुर्जर प्रतिहार शासक होता है महिपाल, महेंद्र पाल के बाद उसका शासन होता है महिपाल का। और महिपाल के टाइम में ये अल मसूदी महिपाल के समय में आता है, जो एक गुर्जर प्रतिहार शासक है। महिपाल, उसके पहले महेंद्र पाल, आप लोगों ने कवि का नाम सुना होगा राजशेखर। राजशेखर को संरक्षण दिया था, महेंद्र पाल ने भी दिया था, इसने भी दिया था। तो इसके टाइम में आया, और फिर उस समय के इतिहास के विषय में ये, इसका मतलब ये भी गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहार, पाल, ये सब राष्ट्रकूट, ये सब प्राचीन भारत के राजपूत राजवंश हैं। जब हम लोग राजपूतों के उदय के विषय में देखेंगे, फिर कौन कौन से राजपूतों का साम्राज्य कहां पर था, फिर वो एक दूसरे के साम्राज्य को कैसे कैप्चर करते हैं, ये सब चर्चाएं हम लोग अंदर देखेंगे, बातचीत करेंगे इन पर। तो इसका मतलब कि गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में ये जानकारी, ये पुस्तक, ये व्यक्ति है बगदाद का अल मसूदी, ये जानकारी दे रहा है। अल बरूनी के विषय में अगर हम देखें तो अल बरूनी या अबू रेहान, ये अब हम जब ये कह रहे हैं कि अरब, एक उसमें बगदाद, और ये अल बरूनी बेसिकली महमूद गजनवी के साथ आया। ये महमूद गजनवी के साथ आया, और महमूद गजनवी एक तुर्क आक्रमणकारी है। इतिहासकार हेनरी एलियट ने यह बताया कि उसने लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच। खैर,
तो अलबरूनी उसी में से उसी के साथ है। और अलबरूनी बेसिकली जैसा ये तो गजनी का था, लेकिन अलबरूनी जो है वो आप कह सकते हैं कि वो ख्वारिज्मी या खीवा उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। और ये महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के पहले उसने ईरान, उज्बेकिस्तान, इन सब पर भी अटैक किया था। और जब वहां पर अटैक किया था तो कुछ स्कॉलर्स, विद्वानों को अपने साथ लेकर वो गजनी आया था। उन्हीं में से महमूद गजनवी भी उसके साथ उज्बेकिस्तान के खीवा या ख्वारिज्म से गजनी आ गया था। और जब ये महमूद गजनवी भारत पर अटैक करता है तो फिर ये महमूद गजनवी भारत आ जाता है। तो ये महमूद गजनवी जो अटैक करता है उसके साथ ये अलबरूनी आ जाता है। अलबरूनी अरबी और फारसी भाषा का अच्छा विद्वान होता है। अलबरूनी या उसका दूसरा नाम अबू रेहान है। ये अरबी और फारसी का बहुत अच्छा जानकार होता है, एक अच्छा स्कॉलर था ये, ठीक ठाक पढ़ा लिखा। तो और मेन चीज़ ये है कि सीखने की इसकी विशेष रुचि थी, क्योंकि इसके अगर यहाँ आने के बाद में इसने संस्कृत भाषा को सीखा, क्योंकि संस्कृत भाषा को सीखना है तभी यहाँ के हम टेक्स्ट का, यहाँ के साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद इसने संस्कृत सीखी, तो संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञाता हो गया। गणित, भूगोल, इतिहास, ज्योतिष, इन सब का अच्छा विद्वान था ये। सीखा सब, यहाँ पे अध्ययन किया। आप इसे कह सकते हैं कि प्रथम मुस्लिम है जिसने भारत, जिसे आप भारतविद कह सकते हैं। और ये फिर भारत की जो स्थिति है, भारत के विषय में एक पुस्तक लिख दिया इसने फिर, और उस पुस्तक में भारत का वर्णन किया है। और उस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। अच्छा, इसे तारीख हिंद भी कह देते हैं, तारीख हिंद। और इसी को किताब जो है तहकीक हिंद भी कह दिया जाता है। तो परेशान मत होना, तहकीक ए हिंद बात एक ही है। किताबुल हिंद, तारीख हिंद, तहकीक हिंद, और ये बेसिकली अरबी भाषा में है। हालांकि आगे चलकर इसका फिर हिंदी और अंग्रेजी सब में ट्रांसलेशन हुआ। सचाऊ ने किया, रजनीकांत साहब ने हिंदी में किया, ये सब ट्रांसलेशन हुआ। तो ये जो पुस्तक है ये भारत की जलवायु, भारत के त्योहारों, भारत के विषय में सब बताती है। भारत के मेलों, त्योहारों, जलवायु, इन सब के विषय में ये पुस्तक बताती है, उनका वर्णन करती है, जो अलबरूनी ने लिखा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कौन से विभिन्न सोर्स हैं, स्रोत हैं, जिनके माध्यम से हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। उनको मोटे तौर पर हम लोगों ने सबसे पहले तो दो भाग में देखा था कि पहला साहित्यिक स्रोत या पहला पहला पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और दूसरा साहित्यिक स्रोत। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर हम लोगों ने अभिलेख, सिक्के, मोनुमेंट्स और स्मारक, पेंटिंग, ये तमाम बातें देखी। साहित्यिक स्रोत में फिर भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य, ये इसके पहले वाला जो पहला मेरा लेक्चर था उसमें, पहला वीडियो है उसमें है सब बातें। फिर भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य। फिर भारतीय साहित्य के अंदर
धार्मिक साहित्य आप कह सकते हैं, और जो, या आप कह सकते हैं ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। और फिर ब्राह्मण साहित्य के अंदर भी, और ब्राह्मणेतर साहित्य के अंदर फिर ब्राह्मण साहित्य में पूरा वेदों से लेकर के और स्मृतियों तक, और ब्राह्मणेतर साहित्य में फिर हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म को देखा। संगम साहित्य में तिरुकुरल, शिल्पादकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, ये सब। और फिर हम लोगों ने जो धर्मनिरपेक्ष या लौकिक साहित्य है उन पे आज बात किया। कौन कौन वो ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक उनके अंदर है। और फिर इस तरह से फिर हम लोगों ने ये देखा कि जो विदेशी यात्री हैं उनका वर्णन कहाँ तक भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा को समझने में मददगार सिद्ध होता है, उसके अध्ययन में सहायक सिद्ध होता है। फिर यात्रियों को कैटेगराइज किया हम लोगों ने, उनकी श्रेणियां किया, उनको श्रेणीबद्ध किया। तो उसमें रोम और यूनान के यात्री, चीन के यात्री और अरब के यात्री। तो इस तरह से ये समस्त स्रोतों के माध्यम से हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन में सहायक है। और इस टॉपिक, इस प्रकरण का यहीं पे हम समापन करते हैं। आज के इस क्लास में यहीं तक। थैंक यू सो मच।